हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, साइंस। आज हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, जल और जीवन, उस पर एकदम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एकदम ज्योग्राफी को फुल कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का बैच जो है आपका एकदम कंप्लीट करवा दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो सीरीज चल रही है आज हमारी साइंस की, तो जब तक अब साइंस खत्म नहीं होगा तब तक फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का साइंस का। ठीक है, जल और जीवन, अध्याय 1 है जल और जीवन। तो वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 30 से 45 मिनट, 30 से 40-45 मिनट डेली डेली पढ़ाऊंगा और 2-3 पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज डिटेल से। जल। क्या आपने कभी क्या आपने कभी हर घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की महसूस की है? ठीक है, क्या आपने कभी हर घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपने माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद करने की सलाह देते नहीं होंगे। ठीक है, आपने सोचा है कि हर क्यों क्यों हर व्यक्ति का जल ठीक है, आपने सोचा है क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है? इसी क्रम में हम प्रति वर्ष, ठीक है, 22 मार्च को तिथि को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट देखो चीज़ बताने वाला हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह होगा, डेफिनेशन वगैरह होगा, वहाँ पे मैं स्टार लगा दिया करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने ज्योग्राफी के वीडियो में लगाया था। यहाँ पे डेफिनेशन होगा तो डी लिख दूंगा। ठीक है, कुछ भी लिख दूंगा, जहाँ पे डाटा होगा डाटा डी लिख दूंगा। ठीक है, स्टार लगा दूंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए ही क्यों किए जा रहे हैं? ठीक है, कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, तो नहरों में पानी नहीं आना, जल पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े करना, धरना प्रदर्शन करना आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। तो कह रहा है कि जो गर्मी के मौसम होते हैं उसमें क्या होता है कि जब पानी के लिए झगड़ा भी करने लगते हैं लोग। ठीक है, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में पानी का जो लेयर होता है सुखाड़ पड़ने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो सूखा का फोटो दिखाया गया है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि अधिक से अधिक सूखा पड़ने लगता है, इसलिए लोग आपस में जल के लिए लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है, वहीं शहरों में जैसे टैंकर आता है पानी वाला, तो वहाँ पे लड़ाई कर कतार में लगने के लिए जल्दी जल्दी लड़ाई करने लगते हैं। तो क्या आपने सोचा है कैसा क्यों होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? तो बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके भी घर या आस पड़ोस में जो नल होते हैं वो सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जल की कमी के कारण, ठीक है, वह सूखने लगते हैं। देखो यहाँ पे सूखा का दृश्य दिखाया गया है कि कैसे ये किसान जो है वो सूखा का दृश्य में बैठा है। देखो यहाँ पे, चलो, पिछली कक्षा में हमने जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझे। पिछले कक्षा कह रहा है, ठीक है, मतलब क्लास 6 की बात कह रहा है, तो मैं क्लास 7 की पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो बच्चों, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्रियाकलाप दिखाया गया है। देखो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। देखो, पृथ्वी पर टोटल 70% जल है, आपको पता है। जैसे ज्योग्राफी की क्लास जिसने नहीं देखा है ना, आपको जिसमें बेसिक साइंस हो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ज्योग्राफी क्लास में एकदम डिटेल पढ़ाया, जाके पहले आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंप्लीट करिए जिन्होंने नहीं देखा है। ये है खारा पानी, मतलब ये खारा पानी है समुद्र का। और खारा पानी में से देखो भूमि जल कितना परसेंट है, ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है उसमें भूमि का कितना है, 0.1। ठीक है, उतना प्रतिशत क्या होता है भौम जल, मतलब पीने लायक पानी है, भूमि का जल है वो। ठीक है, इतना परसेंट। और जो ये ब्लू ब्लू है ये खारा पानी है, कोई काम का नहीं है हम लोगों को, क्योंकि समुद्र का पानी है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी से भरे भरे जल जितनी हो तो उसमें से मृदु जल मात्र 1 मग पानी ही होगा। ठीक है, शेष पानी तो समुद्र से से भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की स्थाई पर बर्फ के रूप में है और आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का
ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। तो देखो बच्चों, अगर आप एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लो कि बाल्टी है ये, और बाल्टी में से अगर एक मग निकालते हैं, एक मग पानी निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मृदु जल हो जाएगा, ठीक है। और उस मृदु जल में से मतलब थोड़ा सा भाग क्या हो जाएगा, भूमि जल, जो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो चित्र को देख सकते हैं, इतना बड़ा भाग मृदु जल है, और मृदु जल में छोटा सा जो ग्रे कलर का चित्र है वो क्या है, भौम जल, मतलब इतना पानी जो है हमारे जमीन में है, ठीक है। और ये सब क्या है, समुद्र में पानी से। मृदु जल मतलब क्या है, मृदु जल मतलब जो बर्फ बर्फ एरिया में है, जो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो जो पानी बर्फ के रूप में जमा है। जैसे आपको बताया था अभिषेक, ध्रुवों में, ठीक है, ध्रुवों में क्या होता है, बर्फ तो है अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, ठीक है। जैसे ये है पृथ्वी, ऊपर वाला ध्रुव है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जम जाता है। तो ये मृदु जल, आधा से अधिक मृदु जल यहीं पे है, और मृदु जल में से थोड़ा सा प्रतिशत भौम जल का है। इसलिए मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाके ज्योग्राफी वाला चीज़ देखो पहले, ठीक है, ज्योग्राफी वाला चैप्टर देख लो पूरा अच्छा से, तब कंप्लीट करके साइंस पढ़ना। इसलिए मैंने पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एकदम रिवीजन करके साइंस पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो मृदु जल, भौम जल और खारा पानी आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि, ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल प्रतिशत कितना है भौम जल का, 0.06, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है, या आप अपने दोस्तों, घर परिवार वालों या अन्य समुदाय के लोगों से भी बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो जल चक्र मैंने बताया था आपको। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से रिवीजन ना करूँ, लेकिन आपकी सहूलियत के मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। ज्योग्राफी का जाकर वीडियो देखो प्लीज़। जल चक्र, जल चक्र आपको बताया था, जैसे अब से मैं आपको क्वेश्चन देता था, जल चक्र बनाओ। तो जल चक्र, जो सूर्य का, जब बादल बरसता है तो वो धरती पे पानी आता है, जब वो धरती पे पानी, समुद्र का पानी गर्म होकर फिर से ऊपर जाता है, तो फिर से बादलों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, इसे जल चक्र कहते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी में चैप्टर ही है जल चक्र का, ठीक है, चाहे चैप्टर 5, चैप्टर 6, इसलिए प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का पूरा वीडियो देखो, क्लास 7 का, तब साइंस पढ़ो। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकृतिक द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। क्यों, कैसे बनी है, आपसे करोड़ों वर्ष से कैसे बनी है, जल चक्र के द्वारा ही, ठीक है, जल चक्र के द्वारा ही। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो जल चक्र के द्वारा ही बनी है ना। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था, ठीक है, पिछली कक्षा में, मतलब मैंने पिछली चैप्टर में पढ़ाया था, और क्लास 6 में भी शायद जल का चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे दिया होगा, इसलिए दे रहा है ये। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखें, ठीक है। तो जल चक्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, चित्र सहित बनाना है, ठीक है, सभी बच्चों को जिसने ज्योग्राफी का वीडियो देखा है। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है, तो हाँ, इसका चित्र बनाओ आपसे, ठीक है, सभी बच्चे। तो फाइनली बता दूं कि जो अभिषेक है, आप लोग पूछ रहे हो कि अभिषेक कौन है, तो अभिषेक मेरा भाई है, ठीक है। वो भी इस वीडियो को देखता है, उसी के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और सभी मेरे भाई अभिषेक हैं, सभी जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी अभिषेक हैं। देखो यहाँ पे चित्र दिखा भी दिया गया, ठीक है। जो क्लास 7 में ज्योग्राफी पढ़ा है, वो साइंस में भी है। यहाँ पे देखो बारिश का पानी बरस रहा है, ये पानी गर्म होकर ऊपर जब जाता है, तो फिर से ये बादल का रूप लेकर फिर से ज़मीन पे आ जाता है। तो ये प्रक्रिया गोल 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 घूमती रहती है, ठीक है। तो जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में सही क्रम में सही शब्द लिखिए, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, एक होमवर्क दिया गया है। ये नीचे वन है ना, तो वन में कहाँ पे मैचिंग करना है, जल भौम। तो क्या है, जल भूमि है। फिर सेकंड क्या है, वस्पा, वस्पा मतलब वाष्प। ये जो सेकंड क्या है, ये वाष्प, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, संघनन। संघनन मतलब क्या, ये संघनन मतलब क्या होता है, जो ऊपर जो क्या बोलते हैं, जो उष्मा गई है वो ठंडा होता है, ठीक है, संघनन। फिर फोर्थ क्या है, दलबा। बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, दलबा ये कुछ नहीं है, पता है, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। जैसे ये जमभौम, जल क्या लिखा है, जम भौल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल भौम हो जाएगा, ठीक है, जल भूमि। ये सेकंड में क्या लिखा है, पसवा, मतलब ये वाष्प हो जाएगा ना। उसका उल्टा कर दिया, आपको इसको अरेंजमेंट करना है, मतलब सजाना है, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, घनसन मतलब संघनन है। उसके बाद ये क्या लिखा है, दलबा, मतलब इसका हो जाएगा बादल। उस पर क्या कर, नस्पोत्सवात्सव, मतलब इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, और इसका हो जाएगा वर्षा, ठीक है। 6 नंबर हो जाएगा वर्षा। तो आपको सजाना है, ये चित्र आपको बनाना है अपने कॉपी में, और ये उल्टा जो चीज़ है उसको लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है।
ठीक है। चित्र में दिखा के ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, चित्र दर्शाना है और इसे पॉइंट वाइज लिखना, और वहाँ पे साइड साइड में जैसे मान लो कि ये है पॉइंट तो यहाँ पे लिख लेना है जल वाष्प, ये है 2 तो यहाँ पे लिख लेना है वाष्प, ठीक है। वैसे आपको समझ गए ना, फिर से बता दे रहा हूँ क्या करना है। जैसे पूरा चित्र बनाना है बढ़िया से देख के, उसके बाद सबके सामने उसका नाम लिख देना है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कितने प्रक्रिया में होती है, ठीक है। ये जल चक्र आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं ठोस, बर्फ और जल पानी गैस के रूप में पृथ्वी पर भी कहीं भी पाया जाता है। क्या कह रहा है कि जल चक्र के जो चक्रण होता है उस दौरान पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में क्या हो जाती है, पानी पाया जाता है, ठोस, जल और वाष्प के रूप में, ठीक है। जल चक्र के द्वारा एक ठोस में रहता है, ठीक है, एक ठोस के रूप में रहता है। ठोस मतलब क्या, बादलों में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। बादलों पर ओले जो बरसते हैं वो ठोस का ही तो एग्जाम्पल है। फिर द्रव के रूप में क्या रहता है, नदी में, समुद्र में। फिर गैस के रूप में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो सूर्य का प्रकाश वो जमीन पे पड़ता है या नदी में पड़ता है, तो ऊष्मा जो होती है वो जो ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाएगा, हवा के रूप में, जलवाष्प के रूप में, गैस के रूप में। तो जो जल होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा कि जो जल होता है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। आपको एक एक एग्जाम्पल दे देना है कि ठोस में कहाँ पाया जाता है, द्रव में कहाँ पाया जाता है और गैस में कहाँ पाया जाता है। एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, ठीक है। वर्षा हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों तथा ढके पर्वतों और हिमनदियों में पाया जाता है, ठीक है। देखो मैंने अभी ऊपर बताया था डिटेल में, उसको यहाँ पे डिटेल में भी लिखा गया है। जो वर्षा होता है, बर्फ जो होता है, हिम के रूप में जल ठोस अवस्था के ध्रुवों और बर्फ के ढके पर्वतों और हिम नदियों में पाया जाता है। तो जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, पहला इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में मिलता है। जो सेकंड का ये क्या है, द्रव जल, उसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। और गैसीय अवस्था में जब जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। जब वह पानी गर्म होकर जब जलवाष्प ऊपर जाता है तब बादल बनता है, तो वह जब जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस जलवाष्प, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉपी में लिख भी लीजिएगा अपने, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इसके कि भाई जलवाष्प का एक उदाहरण, ठीक है, ठोस का एक उदाहरण और तरल का एक उदाहरण। जल की तीनों अवस्थाओं में सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो पृथ्वी पर जो जल के जो लेवल होता है, पृथ्वी मान लो कि पृथ्वी पर जो जल का लेवल होता है वो कैसे बनता है, वो जल चक्रण के द्वारा ही पूरा होता है, ठीक है। जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। कि आपको इस जानकारी से राहत मिली है। देखो सभी जो धरती पे जितने भी मनुष्य हैं वो सभी जल का उपयोग करते हैं। तो आप सोचते हो कि जल में कमी क्यों नहीं आ रही है, तो जल में कमी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जल चक्र हमेशा चलता रहता है प्रकृति के द्वारा, ठीक है। कमी आती है, कुछ मात्रा में कमी आती है, फिर से वह जल चक्र के द्वारा फिर से भर जाती है। ये क्रियाकलाप 2 है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो क्रियाकलाप बच्चों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके क्षेत्र में सबसे प्रमुख जल स्रोत क्या है, अभिषेक, जैसे आपके अभिषेक के घर में क्या है, नल है, ठीक है। और बच्चों आप भी अपने बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र में जल स्रोत का प्रमुख उदाहरण क्या है। जैसे अभिषेक के घर में नल है और बगल में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा जी है, ठीक है, नदी है। आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, शहरों, बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। जलापूर्ति के विशेष क्रम में पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं और जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाकर पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों और गांवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो अभिषेक के यहाँ पे क्या होता है, जलापूर्ति की व्यवस्था है, उसके घर में पाइप के द्वारा पानी आता है शाम को, सुबह को। तो आपको घर में भी आता होगा। तो सरकार क्या होती है, शहरों में और अब छोटे छोटे गाँव में भी हर घर नल जल का योजना जो चला के क्या कर रही है, हर घर नल योजना है, उसका उद्देश्य क्या है कि सभी घरों को शुद्ध पानी पहुंचाएं, ठीक है। तो पानी पहुंचाने का एक उद्देश्य है, मेरे को लगता है कि सबके घर में आता होगा सरकारी वाला, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था कि जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सके, ठीक है। लेकिन छोटे और अभी भी अधिकांश गाँव में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ठीक है बच्चों। तो जिसके घर में नहीं हो कमेंट करें, ठीक है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोत से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूर पर होते हैं, वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोत पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारा जनसंख्या बड़ा भाग कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि अधिकांश शहरों में जो
जल की आपूर्ति है वो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, जैसे पाइप नालों के द्वारा या हर घर जो नल योजना है उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे गांव में अभी भी क्या होता है, जल की कमी होती है, ठीक है। उनके घरों में ना पाइप है, ना कुछ सरकार के द्वारा मदद मिलती है अभी भी छोटे छोटे गाँव में। तो क्या करते हैं, अपनी जल की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, नहरों से या कुएँ से पानी लेके अपना घर का काम चलाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह जल स्रोत से सीधे जल प्राप्त करते हैं। जल स्रोत का मतलब क्या है, जहाँ पे जल इकट्ठा हो, तो व्यक्ति कोई जाता है और वहाँ से पानी भर के ले आता है, तो ये जल स्रोत का सीधा माध्यम है ना। तो जल स्रोतों से सीधा प्राप्त करता है, ठीक है। और जल घरों में काफ़ी दूर होते हैं। क्या कह रहा है कि जो जल का क्षेत्र होता है वो घरों से काफ़ी दूर होता है, इसलिए वो पैदल जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है। जैसे ये महिला जा रही है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में भी ऐसे लोग जाते थे, उनके घर में कोई सुविधा नहीं होती थी, लेकिन वो जाते थे, ठीक है। तो भूमिगत जल अब महत्वपूर्ण स्रोत, तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने देखो आपको बताया था कि जो भूमिगत जल का मतलब क्या है, जैसे समुद्र है, समुद्र का एक छोटा सा भाग क्या था, मृदु जल। अब मृदु जल में छोटा सा भाग जो निकला था भौम जल, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे लिए उपयोगी है, भूमि जल को तो पीते हैं हम लोग, ये मीठा पानी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे चित्र में दिया गया है, प्रायः जल स्रोत घरों से काफ़ी दूर पर होते हैं। किसका, छोटे घरों, छोटे शहरों और सॉरी छोटे गांव और कस्बों में, ठीक है। ये क्यों जाते हैं बच्चों, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इनके घर में नल की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। सरकार द्वारा कोई भी मतलब आर्थिक या जल का जो मदद होता है पाइपलाइन द्वारा उनको नहीं मिला जाता है। लेकिन इनको भाई प्यासे तो नहीं रहेंगे, तो प्यास की पूर्ति के लिए वो क्या होते हैं, जल स्रोत से डायरेक्ट जाके उठाकर पानी ले आते हैं। जैसे वो क्या हो जाए, नदी हो गया, नहर हो गया, कुआं तालाब हो गया, ठीक है, वहाँ से ये पानी लाते हैं, ठीक है। भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलो ये क्या है, ग्राउंड वाटर। भूमिगत जल मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी रहता है। जो नल का पानी जो निकलता है ग्राउंड वाटर के तो एग्जाम्पल है। ग्राउंड मतलब क्या, भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर रहता है। ये भूमि है, इसके अंदर अगर आपने नल लगा दिया ऊपर, तो ये भूमिगत जल में से तो आपको नल में पानी आता है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है, नल। क्या आपने कभी चापाकल, हैंडपम्प अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिए कि इन गड्ढों यह गड्ढे एक निश्चित गहराई तक जाते हैं, और ऐसा क्यों? सभी नलकूप अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती है? तो बच्चों क्या कह रहा है, सबसे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठाया गया कि जो पाइपों की लंबाई क्यों समान क्यों नहीं होती है। बच्चों इसका बेसिक सा फंडा है। देखो मान लो कि ज़मीन है, अगर ये अभिषेक का घर है, ये सचिन का घर है। सचिन का घर यहाँ पे है, तो जब अगर वो पाइप खोदता है तो यहाँ पे उसको यहाँ पानी मिलेगा, लेकिन अभिषेक के घर पे यहाँ पे पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पाइप की लंबाई बढ़ गई, क्यों? क्योंकि जल जितना अधिक दूर मिलेगा तो पाइप की लंबाई उतना अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन जल जितना नज़दीक मिलेगा तो पाइप की लंबाई घट जाएगी। तो देखो सचिन के पाइप की लंबाई अधिक बढ़ गई, क्यों? क्योंकि उसका उस ज़मीन का जो जल है काफ़ी दूर है, ज़मीन पे अंदर, काफ़ी अंदर है, लेकिन अभिषेक में यहाँ पे क्या है, काफ़ी नज़दीक है। क्यों? इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे जल की अधिकता है, यहाँ पे जल की कमी है। बच्चों समझ गए? इसलिए लंबाई समान नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा है कि ना, कि पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होते? बच्चों मैं आपको बता दिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए इतना ही समझने, चीज़ों को समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। मैं रट्टा मारने से बचता हूँ, अगर आपको लगे तो रट्टा मार भी सकते हैं। आप उन कारीगरों अथवा अपनों से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे कि जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती है। कुछ स्थानों पर गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे अत्यधिक गहराई होगी वहाँ पे क्या, पाइपों की लंबाई भी अत्यधिक होगी, और जहाँ पे गहराई कम होगी, जहाँ पे पानी तुरंत मिल जाएगा, तो वहाँ पे पाइपों की क्या हो जाएगी, लंबाई छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल स्तर का मिलना है, ठीक है। तो अगर अधिक गहराई पर अगर अधिक गहराई पर जल मिलेगा तो पाइप लंबी हो जाएगी, और कम गहराई पर जल मिलेगा क्या हो जाएगा, तो पाइप छोटी हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है, ठीक है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। तो भौम जल स्तर का क्या कहते हैं बच्चों? देखो ये है क्या, ज़मीन है, जहाँ पे ज़मीन के ऊपर अगर पानी मिल जाता है, अगर वहाँ पाइप चले तो इसी को क्या कहते हैं, जिस ज़मीन पे जल मिल जाता है उसे कहते हैं भौम जल स्तर, ठीक है। जिस ज़मीन के नीचे वह स्थान, ये अभिषेक का घर है, ये यहाँ पे पाइप खोदा उसने और यहाँ पे पानी मिल गया, ठीक है।
अगर यहाँ पे पानी मिल गया तो जिस ज़मीन पर, ये भाई ज़मीन ही तो है, ज़मीन पे ही तो पानी रहता है, जिस ज़मीन पर पानी मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, भौम जल स्तर। तो वही कह रहा है कि जिस रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, जिस स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर तक गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो भौम जल समझिए कि ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है उसे कहते हैं भौम जल, मतलब भूमि जल। ठीक है, भौम का मतलब ये देखो, भूमि जल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में क्या कहते हैं, भौम। भौम मतलब क्या, भूमि, ठीक है, और जल मतलब जल। भौम जल का स्रोत क्या है? क्या आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है? तो ये बच्चों आपने माइंड में सोचा है कि भौम जल कहाँ से आकर आता है? भूमि के जो नीचे जल होता है, यहाँ पे जल इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे नल लगा के हम लोग निकालते हैं, तो आपने सोचा है कि जो भूमि का जल है वो कहाँ से आता होगा? ठीक है, नीचे क्या होता है, कि क्या जल का निर्माण होता है क्या? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, क्रियाकलाप आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको अगर समझा दूंगा ये सब, तो क्रियाकलाप को खुद पढ़ना है, क्योंकि क्रियाकलाप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ, क्रियाकलाप आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भौम जल। भौम जल कहाँ से आता है? भौम जल, जल भर या भौम जल स्तर। तो देखो एक ही तीनों का नाम है यहाँ पे, भौम जल या जल भर तथा भौम जल स्तर बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ज़मीन के नीचे जो जल रहता है वो उसका स्रोत क्या है, ठीक है, वो कहाँ से आता है आखिर। ठीक है, वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, जो वर्षा का जल होता है, झील झील मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्यंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए गए चूंकि भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या है, देखो जैसे ये क्या है, ये जैसे ये किसी का घर है, ये नल लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये पाइप यहाँ से, यहाँ पे पानी बहुत सारा, यहाँ पे पानी है, नीचे यहाँ पे पानी है, और ये किसी का घर है, फिर से ये घर वन, ये घर वन है, ये घर टू है। ठीक है, तो देखो ये अभिषेक का घर है, मान लो ये अभिषेक का घर है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे पानी निकालते 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 एक दिन यहाँ पे पानी खत्म हो गया। देखो यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे अभिषेक के घर में एक दिन पानी खत्म हो गया, यहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, खाली पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो पानी नहीं है। अब सोच सकते हैं कि पानी कल सूख गया, इसे कहते हैं कल सूखना। हम लोग सोचते हैं कल सूख गया, इसका मतलब क्या है कि उसको उस जमीन के नीचे क्या होता है, पानी हट नहीं है अब। ठीक है, उस जमीन के नीचे पानी खत्म हो गया। तो जिस जमीन के नीचे पानी खत्म हो जाता है उसे कहते हैं जल सूखना या जल सुखार। फिर पानी ये कहाँ से आता है? ठीक है बच्चों, तो देखो पानी फिर ये कहाँ से आता है, नीचे तो पानी नहीं है, लेकिन फिर पानी कहाँ से आएगा? तो देखो जब नदियाँ द्वारा बाढ़ आती है तो पानी जो होती है ज़मीन के नीचे रिस जाती है। रिसना का मतलब क्या जी, ज़मीन है, अगर यहाँ पे पानी फेंक देंगे बहुत सारा तो सूख जाती है ना, पानी सूख के फिर से ज़मीन के अंदर चली जाती हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से चित्र बना रहा हूँ मैं, कैसे जाती हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये अभिषेक का जैसे कोई ग्राउंड का मैदान है। ठीक है, ग्राउंड के मैदान में यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे जल फेंक दिया इसके ऊपर, ब्लू ब्लू ब्लू, तो ये पानी फिर से यहाँ पे नीचे फिर से नीचे सूख जाएगा। देखो ये नीचे सूख गया और फिर नीचे इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा ऐसे। ठीक है, और फिर ये जो ऊपर वाला पानी है ये सूख जाएगा, नीचे आ जाएगा सारा पानी सूख के। ठीक है, फिर यह जो जलापूर्ति है, जो अब से कल सूखा था, फिर से वहाँ पे पानी आने लगेगा। ठीक है, समझ गए ना? इसलिए बाढ़ के दौरान क्या होता है, जो सूखे कल में फिर से पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे फिर से एक बार पानी आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार वही कह रहा है कि भौम जल की पुनः वृत्ति हो जाती है। ठीक है, जो सूखे जल की प्रक्रिया को, जब जल सूख जाता है, नल सूख जाता है, तो उसके नीचे फिर से जल की आपूर्ति हो जाती है। किसके द्वारा? वर्षा जल नदियों, तालाबों और झीलों या जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों में दरारों को भर देता है। ठीक है, तो किसके किसके द्वारा, यहाँ पे देखो लिख सकता है, यहाँ पे दिखा है, और किसके द्वारा, ये धरती से रिस कर जाती है। रिस कर मतलब क्या, सोख लेती है धरती। ठीक है, लेकिन ये सोचो शहरों में बाढ़ क्यों आता है? शहरों, देखो पानी रिश्ता कैसा है, अगर पानी जो है रिश्ता कैसा है, मतलब रिसना मतलब ज़मीन को सूखता कैसे है? अगर मिट्टी रहेगी तभी तो सूखेगा, लेकिन अगर इस पर रोड बना देंगे कंक्रीट का तो पानी नीचे जाएगा कैसे?
समझ गए ना, पानी नीचे जाएगा कैसे? अगर पानी नीचे नहीं जाएगा इसी को कहते हैं सुखाड़। ठीक है, इसीलिए जमीन का जो पानी होता है लेवल घटता है। अगर कंक्रीट का रोड बिछा देंगे, वर्षा होगी तो पानी तो इकट्ठा होगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं जाएगा तो वो कल है वो कभी फिर से ठीक नहीं होगा। ठीक है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गांव। तो गांव में खराब कल फिर से ठीक हो जाता है, क्योंकि पानी जो वहाँ पे ज़मीन होता है, ज़मीन के नीचे पानी फिर से रिसकर नीचे चले जाता है। लेकिन शहरों में क्या होता है, रोड के कारण पानी ऊपरी जमा हो जाता है लेकिन वो नीचे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि गिट्टी बालू पत्थर का जो रोड होता है उसे पानी अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन वहीं मिट्टी के ज़मीन में क्या होता है, पानी घुस जाता है नीचे बच्चों। इसलिए समझ गए ना, तो भौम जल की पुनरावृत्ति हो जाती है। अब आपको समझ गए होंगे कि भौम जल की जो पुनरावृत्ति कहाँ नहीं होगी, तो आपको क्वेश्चन लिख सकता है ना शहरों में। क्यों? आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया भौम जल मतलब जो भूमि के जल में कहाँ फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी और कहाँ पुनरावृत्ति नहीं होगी भौम जल की, आपको मैंने एकदम डिटेल से चर्चा कर दिया। ठीक है, आप पूछ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि शहरों में जल की कमी क्यों आती है बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि भौम जल के कमी के कारण, क्योंकि वहाँ पे सड़कों अधिक होने के कारण वहाँ पे जो भौम जल का फिर से रिसाव नहीं होता है, और रिसाव नहीं होने के कारण पानी का पुनः पूर्ति नहीं होती है, जिस कारण नीचे वहाँ पे सुखाड़ पड़ता है शहरों में। और वहीं गांव में क्या होता है, पानी की जो ज़मीन होता है वो कच्ची होती है, कच्ची ज़मीन होने के कारण क्या होता है, पानी रिस जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर वो पानी रिस के फिर से पुनः पूर्ति हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छा से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, भौम स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित होता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है बच्चों। ठीक है देखो देखो देखो, यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। देखो ये है अभिषेक का घर, और ये है अभिषेक का नल, और ये है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी निकाल रहा है। देखो बच्चों, जो ज़मीन के अंदर को पता है कि बहुत सारी मिट्टी की लेयर होती हैं। ये मिट्टी, फिर मिट्टी मिट्टी मिट्टी, फिर उसके नीचे कहीं पानी पानी पानी, फिर उसके नीचे कहीं मिट्टी मिट्टी, फिर उसके नीचे कहीं पानी पानी, ऐसा होता है। कहीं पानी, कहीं मिट्टी, कहीं पानी, कहीं मिट्टी। तो देखो, कहीं पानी, कहीं मिट्टी, कहीं पानी, कहीं पत्थर। ठीक है, तो अब समझो ठीक से। भौम जल स्तर के नीचे, भूमि जल के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टान की परतों के बीच जल संचित रहता है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्या कह रहा है, जो भूमि जल जो होता है वो मृदा, ठीक है, मिट्टी और चट्टानों के बीच, देखो ये चट्टान है ब्लैक ब्लैक, और इसके बीच में पानी है। ठीक है, दिख रहा है ना तुमको, ये क्या है, चट्टान। भाई नीचे नीचे खोदोगे ज़मीन तो यहाँ पर चट्टान भी मिलती हैं, कहीं मिट्टी मिलती है, कहीं ईंट मिलती है। ठीक है, जो पुराने दबे होते हैं, पुरानी सड़कें जो होती हैं उसे दब जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो भौम जल जो होता है वो ज़मीन के नीचे क्या कह रहा है, मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित होता है, और इसी जलों के बीच इनको कहते हैं जल भर। तो जल भर किसे कहते हैं, तो आपको बच्चों समझ गया कि मृदा, मिट्टी और बड़े बड़े चट्टानों, कठोर चट्टानों, चट्टानों मतलब क्या, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उनके बीच जल संचित रहता है, उनके बीच जल भरा रहता है। समझ गए, और उसी को क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। इन दोनों की जो पत्थर और मिट्टी के बीच जो जल रहता है उसे कहते हैं जल भर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जल भर नहीं दिख रहा है, इस चित्र से तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। देखो ये ब्लू ब्लू क्या है, वाटर, और ये कहते हैं जल भर। समझ गए, ओके। ठीक है, तो फिर से समझा जाए, भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों के बीच के परत जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी और चट्टानों के बीच जो पानी जमा हो जाता है, यहाँ पे देखो पानी जमा हो गया, इसे कहते हैं जलभर। ठीक है, इसको किसके द्वारा निकाला जाता है, पाइप के द्वारा। ठीक है, या नलकूप के द्वारा। नल मतलब आपको जो घर में नल है। अब देखो यही बच्चों, मैंने आपको जो पहले बताया था कि शहरों में जल स्तर क्यों गिरता है, तो बच्चों फिर से आ गया, इसलिए आपको फिर से समझने का मौका मिला कि आप कितने लकी हो। मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया और एक बार फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, कि शहरों में जल स्तर क्यों गिरता है बच्चों। ठीक है, मतलब जल की कमी क्यों आती है। ठीक है, तो जल स्तर का गिरना या जल की कमी, बात एक ही है। क्या परिपूर्ण
की मात्र साधन है? क्या परिपूर्ति एक उपयोग की मात्र साधन है? समान है? क्या हम क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? तो देखो जल भर, बच्चों ये सब जो वर्ड है याद रखना है आपको, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है कि जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं। मतलब जल भर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मिट्टी और चट्टानों के बीच जो जल जमा रहता है या फंसा रहता है उसे कहते हैं जल भर। तो हम लोग सोचते हैं कि जल भर से हम क्या हमेशा जल निकाल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? नहीं बच्चों, क्योंकि एक दिन तक पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और पानी फिर से कब आएगा ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। एक बार फिर से बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि टॉपिक ही है। तो यही कह रहा है कि क्या परिपूर्ति मतलब क्या, मतलब उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? जल भर मतलब क्या आपको बताया। ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम डेली का डेली पानी निकालते हैं उस पर भौम जल स्तर का क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल स्तर मतलब भूमि जल का स्तर, ठीक है। बच्चों आपने सोचा होगा कि जो खेत में पानी पटाते हैं वो ज़मीन के नीचे से पानी पटाते हैं बच्चों ना। और सोचो वो पानी कहाँ से निकलता है? जल भर से निकलता है। जल भर से मतलब जहाँ पे पत्थरों और मिट्टी के बीच जो पानी जमा होता है। सोचो अगर वो पानी अगर एक दिन ख़त्म हो जाए तो क्या भी खेत कभी पटा सकेंगे हम लोग? नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है जो जल होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उस दिन अगर वह जल भर से पानी समाप्त हो जाता है तो हम लोग कुछ भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। पीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जब तक जल भर में पानी है, जब तक पत्थरों और मिट्टी के बीच पानी फंसा है, तब तक हम लोग निरंतर जल निकाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा जल भर से पानी, उस दिन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और जल भर को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सड़कों का निर्माण रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सड़कों का निर्माण होगा तो पानी ऊपरी रहेगा, ठीक है, ऊपरी सूखेगा लेकिन अंदर रिसाव नहीं होगा। और रिसाव नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा? जल स्तर फिर से गिर जाएगा, ठीक है। जल स्तर फिर से डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन मतलब गिरना। जल में स्तर में कमी आ जाएगी। वही गाँव में क्या होता है, जल स्तर में कमी क्यों नहीं आती? क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी होने के कारण वर्षा का पानी, नहरों का पानी या कुछ भी नालियों का पानी क्या होता है? जल के नीचे सूखता है। और जल के नीचे सूखता के कारण फिर से जल भर को भर देता है बच्चों, ठीक है। पानी अगर हमने मान लो कि गांव में पानी है, कच्चा सड़क पे फेंक दिया या बारिश हो गई या फील्ड में, आपके फील्ड में अभिषेक का फील्ड है, वहाँ पे बारिश हुई या पानी बहुत सारा भर गया, फिर से सूख गया, फील्ड सूख गया। तो सोचो वो पानी जो है वो कहाँ, आधा तो जल चक्र में चला जाता होगा। जो ग्राउंड का पानी है आधा तो जल चक्र में चला जाता होगा ना बच्चों। आपको बताया था जल चक्र, आधा पानी ऊष्मा के द्वारा जल चक्र में चला जाता है, लेकिन आधा जो पानी है वो जल भर में चला जाता होगा, ठीक है। और जल भर में जाने के बाद फिर से भूमि जल का जो जल स्तर है फिर से उठ जाता है, ठीक है, ठीक है। जिससे हम लोग निरंतर जल निकाल सकते हैं। कब? आपको क्वेश्चन है कि हम लोग जल भर से निरंतर जल कब तक निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। एकदम अच्छा से समझा दिया, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखना, ठीक है। हम लोग जल भर से निरंतर जल, ये क्वेश्चन लिखना है आपको, क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं, इसको लिखना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम अच्छे से मैंने बताया था, चित्र बना भी सकते हैं आप। आपको लिखना है कि क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं। यदि हाँ निकाल सकते हैं तो बताना है, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है। और इसके कैसे रोकें, इसको फिर से हम लोग जल भर को कैसे भरें, ये सब बताना है आपको, ठीक है। जल भर के बारे में जितना बताया है इसको कैसे रोकें, ठीक है। सड़कों का निर्माण नहीं करना है, जल भर को फिर से पुनरावृत्ति कैसे करें, ठीक है। इसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है, आपको बताना है। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है, ठीक है। तो जो भौम जल है, भूमि में जो जल रिसता है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? वर्षा का जल रिसना, ठीक है। वर्षा नहीं होती है तो भौम जल में गिरावट आती है, भूमि जल में गिरावट आती है। वही पानी अगर रिस जाता है तो फिर से भूमि जल स्तर में फिर से बढ़ोतरी हो जाती है। कम वर्षा या वर्षा के जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी में से भौम जल स्तर में गिरावट होती है बच्चों, ठीक है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। देखो ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये भी पॉइंट, एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप। क्यों, क्या लिख सकते हैं कि जल जो रिसाव होता है, जल रिसाव के लिए तो उपलब्ध भूमि चाहिए कि नहीं? जल रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि चाहिए। कैसी भूमि? कच्ची भूमि चाहिए, पक्की भूमि तो नहीं चाहिए ना। तो वही कह रहा है उपलब्ध भूमि। जल रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी रहेगी तो जल स्तर गिर जाएगा, ठीक है बच्चों। सोचो यार, जल रिसाव के लिए कैसी भूमि चाहिए? कच्ची भूमि चाहिए या पक्की भूमि? कच्ची भूमि चाहिए क्योंकि जल कच्ची भूमि में रिसेगा, पक्की भूमि में तो ऊपरी रहेगा, ठीक है। तो पक्की भूमि में ऊपरी रहेगा और पक्की भूमि वाले क्षेत्र में जितने भी घर होंगे उन सब का नल सूखने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ का नल सूखने वाला है।
तो जो शहरों में क्या होता है कि हर जगह पक्की सड़क है, हर जगह पक्की सड़क, कहीं भी कच्ची सड़क कम मिलता है। तो कम मिलता है इसलिए क्या कहते हैं, उपलब्ध भूमि की कमी आती है। उपलब्ध भूमि, जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि अगर कमी रहेगी तो क्या होगा, जल स्तर में गिरावट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जल रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसी भूमि, कच्ची भूमि। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारण हैं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे लिखना है, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट देखो। जनसंख्या वृद्धि, भाई जहाँ भी मान लो कि ये जल भूमि, जल रिसाव वाली भूमि है, जहाँ पे जल रिसाव होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे यहाँ पे घर बना लेंगे व्यक्ति। अगर घर बना लेंगे तो जल रिसाव कैसे होगा, अगर जल रिसाव नहीं होगा तो फिर से पानी की कमी आएगी ना। तो हर जगह भाई घर बनेगा, घर बनेगा, घर बन रहा है, घर बन रहा है, घर बन रहा है, पानी रिसेगा कहाँ, पानी सिर्फ, लेकिन देखो पानी तो रिसेगा नहीं, लेकिन पानी के सभी सभी लोग उपयोग करेंगे ना। पानी रिस रहा है इतना सा, लेकिन पानी का उपयोग कितना है, इतना बड़ा। पानी रिसता है इतना सा, पानी का उपयोग कितना है, इतना बड़ा ना बच्चों। तो पानी की कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो पानी के लिए लड़ाई किस लिए हो रही थी, ऊपर में शुरू में चैप्टर में दिखाया गया था, पानी के लिए लड़ाई हो रही थी, किस लिए, क्योंकि पानी की जल स्तर में कमी आई है। ठीक है, ऊपर में आपने हेडिंग पे था कि शहर वाले पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जल स्तर में कमी आई है। किस लिए कमी आई है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपने कॉपी, ये इस आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। ठीक है, औद्योगिकरण, सारे जगह फैक्ट्री फैल रही है, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी, ज़मीन पे ही ना। और वो ज़मीन अगर मान लो कि कच्ची जगह पे अगर फैक्ट्री लग गई तो पानी रिसे कहाँ। ठीक है, तो औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण, कृषि मत लिखिएगा कुछ मात्रा में, क्योंकि कृषि जो मान लो कृषि कर रहे हैं तो कृषि में अगर वर्षा होती है तो फिर से वो जल तो नीचे ही चले जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि जितने भी कृषि होते हैं, मान लो कि खेती, वो सारा पानी खेती सोख लेता है। वनारोपण, ये भी लिख सकते हैं आप, भौम जल को प्रभावित करने वाले कारक है। तो आपने क्वेश्चन में लिख लिया कि भौम जल कैसे प्रभावित होता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताऊंगा क्यों, अभी आगे बताऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक, अभी तक इतना बस याद रखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है, कैसे, ये सोचिए, तब तक आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आशा करता हूँ कि आप लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से बताया है। क्या हम जल स्तर से, क्या जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन लिखना है आपको। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फ़ोन कर लीजिएगा। रहने दिया जाए क्या बच्चों, रहने दिया जाए, तो रहने दे देते हैं यार, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मुझे पढ़ना भी है। तो ये हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था, भौम जल स्तर का गिरना। तो बच्चों इसको कल हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली हम लोग, देखो 40 मिनट हो गए, तो 40 मिनट, 50 मिनट डेली हम लोग निकालेंगे, और एक से दो वीडियो में, तो 2 से 3 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटा चैप्टर रहता है, मैं पूरा पढ़ा भी देता हूँ, तो मुझे काम भी रहता है, पढ़ना भी रहता है आपके भैया को। तो बच्चों कैसा लगे वीडियो, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू।